करने पर राजी हो गया कि आप चुप रहिए, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी तो व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी। ये 15-15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, इसका जीता जाएगा उदाहरण। 2 दिन भाई हमारे यहाँ अग्रवाल समाज के बैठे हैं, पन्ना जी जो व्यापारी आदमी है, रोटेवाला जी व्यापारी आदमी है, राजेश व्यापारी आदमी है, और भी जो व्यापार करते हैं, लेकिन एक पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया। ना आज तक ये बताएगा ब्लैक मनी थी या नहीं थी, आज तक ब्लैक मनी आपके पास नहीं आई। और धीरे धीरे करके लोगों को इस बात का पता लगा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। आज 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देते हैं। आपको ये सोच करके चिंता होगी कि इतनी बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है कैसे, और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है तो हरियाणा प्रदेश है। एक समय था जब 10 साल पहले कांग्रेस का राज था, भाई राजू जी का नाम मैं भूल गया, राजू बता रहा था, ये दिलीप सिंह जी वाला बेटा, कि उस समय रोजगार के अंदर किसी व्यक्ति को सोचने की जरूरत नहीं रहती थी, बल्कि रोज वैकेंसी निकलती थी और वो उसी विचारधारा में मगन रहता था कि मैं इस पोस्ट के लिए भरूं या इस पोस्ट के लिए, और भर्तियां होती हुई थी और उनके अंदर आप लोगों को अपनी भागीदारी भी मिलती थी। लेकिन अब ऐसा काम किया है इन्होंने कि सबको गुमराह करके रख दिया। देश के अंदर 30 लाख पोस्ट खाली पड़ी है, आज तक एक नहीं भरी है। देश की फौज जो हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा में तो कहा जाता है जवान और किसान का प्रदेश है, कहता देयर इज नो कल्चर इन हरियाणा एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। ये बाबू शैलेंद्र जी रोज कोर्ट में बैठ करके बहस करते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है। जब कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो इसके कृषि पैदा करने वाले किसान को उसको मुआवजे का उचित भाव क्यों नहीं मिलता। यानी कहने का मेरा मकसद ये है, उसी पार्टी ने जो अच्छे दिनों की बात करती थी, न तो जवान की सुनी, न किसान की सुनी, न कर्मचारी की सुनी, न व्यापारी की सुनी। आज हालात क्या है? ये फौज एक ऐसी थी फौज जिसमें कहा जाता था कि मैं गर्व से जाऊंगा और जब तक सेवा करूंगा मुझे मेरे प्राण भी क्या उनको देनी पड़े तो मैं दूंगा। लेकिन अब एक कच्ची फौज का नाम कर दिया। जब यहाँ पर कोई आदमी एक बच्चे के रिश्ते के लिए आता है और उससे कहा जाता है कि लड़का क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि लड़का फौज में। अगला प्रश्न ये होता है कि कच्ची फौज में है कि पक्की फौज में, यानी अंदाजा लगाए कि आप कच्ची फौज भी हो। 18 साल का बच्चा भर्ती होता है और 22 साल के अंदर वो बच्चा रिटायर हो गया, यानी उससे 75% रिट्रेचमेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो होके आ जाता है। तो उसका भविष्य क्या है? न तो दूसरी रोजगार ले पाता, न वो एक्सपीरियंस किसी काम में आता, नहीं तब तक उसका ब्याह सगाई होता। जब तक वो नहीं होता तो उसके बाद होने के आसार भी बदल जाते हैं। यानी हमने सबसे पहले एक वादा जो किया है कांग्रेस का, मैं मूवमेंट तो आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर वीपी आपके सामने तकरीबन कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात करते रहते हैं, और ये बात सत्य भी है कि सबसे ज्यादा जो अच्छी चीजें लिखी हुई है कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि हम जैसे ही राज आप देंगे सबसे पहला काम करेंगे अग्निवीर योजना का समापन कर देंगे, आप समझ नहीं देंगे। उसके बाद आज ये देश, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं इसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र में ले जाकर के इसकी ताकत दुनिया के अंदर, अर्थशास्त्री उसका मुआयना जीडीपी से लगाते हैं या उसकी ट्रिलियन की जो जीडीपी और उसके हिसाब से लगाते हैं। अब तक हिंदुस्तान 2.73 का भी नहीं है, वो 5 की बात करते हैं। सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत क्या है कि आज हरियाणा का जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं 63% हैं। ये बहुत चिंतनीय बात है। इस सरकार ने सबको आपके जो 5 किलो आटा, दाल और तेल मिलता है उसके ऊपर आधारित करने का प्रोग्राम बनाया। एक तरफ तो हरियाणा प्रदेश खाते पीते रईस प्रदेशों में गिना जाता था, और आज हरियाणा प्रदेश 63%, ये सरकार का डेटा है, ये मेरा नहीं है, 63%। किसी ने ब्लड ट्रिब्यून अंग्रेजी का आज से 5 दिन पहले पढ़ा हो तो उसके अंदर लिखा हुआ था
तो आप सोच के देखिए, आसमान की उड़ान की बात करते हैं और हम जमीन की तरफ चल रहे हैं। अब आपको ये सोचना है कि असली जो बात है वो क्या है। देखिए, इनकी प्रवृत्ति तानाशाही पूर्ण प्रवृत्ति है। और वो तानाशाही पूर्ण क्यों है? वो अभी हमारे साथ सुरेंद्र नंबरदार जी थे, अभी है कि नहीं पता नहीं, कहाँ है? नहीं है सर। वो दिन में जिक्र कर रहे थे, अब नेताजी चेतन पार्षद कर लेंगे भाई, आशी उधर बैठा आशी। चलो, वो एक बात कहते थे कि इस प्रदेश में सबसे जो सीनियर आदमी है, जिसे अधिकारी कहते हैं, वो है चीफ सेक्रेटरी। और एक एमएलए का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, तो चीफ मिनिस्टर का उससे बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा ना। जब चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कोई आदमी जेल में डाल देता है, तो इससे बड़ी तानाशाही और क्या होगी? कल आप अधिकारियों की बात करते हैं कि एसपी आ गया, डीएसपी आ गया, फिर इनकी क्या रहेगी? जब चीफ मिनिस्टर भीतर चला जाता है, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। आप लोग सोच के देख लें। आज वो कहता है चलो इसका हुआ है, तो तीन उंगली अपनी तरफ भी आती है। इसलिए आपको सोचना है कि अगर आपने गलती की, किसी भी भाई ने, आने वाले समय के बाद में आपको पछताना पड़ेगा और दोबारा से चुनाव न देखना पड़े, ऐसी हालात पैदा हो जाएगी। ये संविधान को बदलने की बात करते हैं। आज 400 पार का नारा दिया इन्होंने, क्यों दिया? इसके पीछे एक मकसद है कि हम 400 पार के बाद में 2/3 मेजोरिटी में आ जाएंगे और 2/3 मेजोरिटी के बाद में संविधान की बदली आप कर सकते हैं। तो भाई जनता, मैं कह सकता हूं कि आज सुबह का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं कि सौभाग्य से मुझे कांग्रेस पार्टी ने एक अवसर दिया है आपके बीच एक प्रतिनिधि और एक प्रत्याशी बनने का, कि मैं आपके सहयोग और साथ से यहाँ से जुड़ कर जाऊँ, संसद में आपका एक प्रत्याशी से संसद सदस्य बन जाऊँ। जो जोश मैंने देखा, 7 बजे चले थे, अब मेरे ख्याल से 7 और 8 के बीच का टाइम हो गया होगा, 9:15, यानी 14 घंटे के तक आप लोगों का जोश उसी तरह से था जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये क्या दिखाता है कि हरियाणा प्रदेश नहीं, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग विभिन्न होकर के कांग्रेस को वापस जाते हैं। और ये प्रतीक है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। भाजपा के लोग एक ढोस दिखाते हैं कि हम अगर नहीं माने तो अब की बात 400 संसद सदस्य आपने संविधान बदल देंगे। हम गारंटी से उनको कहते हैं, तुम संविधान बदलने की बात करते हो, ये मान जनता ये सरकार बदल देगी, तब जाकर के आपको इस बात का एहसास होगा। इसलिए आपने इस बात पर नजर करनी है कि कोई भी चूक ना हो। ये बहुत से लोग आएंगे जो गुमराह करेंगे, जो जाति की, धर्म की, क्षेत्र की, बंटवारे की बात करके राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बंटवारा करने के अलावा कुछ नहीं किया। जब भी उनको बात आती है मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो राम की बात थी वो तो अब नहीं है। क्यों? जो सच्चाई सबके सामने आ गई। आप सब भी राम के पुजारी हैं, एक भी नहीं ऐसा जो राम का पुजारी नहीं हो, हम भी नहीं ऐसे जो राम के पुजारी नहीं है, सबके भी राम के पुजारी हैं, सबके सब, ठीक है। और रामलीला के मंच पर खड़े हैं भाई, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तकरीबन मैं समझता हूँ 29-30 साल हो गए मुझे इसी मंच पे आकर के रामलीला का उद्घाटन करते हुए। तो भाई इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा? मैं बचपन से मंगलवार का हनुमान जी का व्रत रखता हूँ। हनुमान जी खुद राम के सेवक थे। अगर ऐसे में कोई राम का नाम की बात बताता है कि ये कहता है कि राम के वो उपासक है, उनको फायदा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति इसका फायदा ले सकता है। और ये बात सबके सामने भी आ चुकी। उन्होंने सर्वे कराई आरएसएस ने, 5% लोगों ने ये कहा कि हाँ जी हो सकता है कि राम से कोई प्रभाव हो। राम हमारे दिल में है लेकिन राजनीति में नहीं है, इसलिए वो प्लान फेल हो चुका। और अभी 2 चुनाव हुए, आपको बताना चाहता हूं, एक पहला चरण, एक दूसरा चरण। दोनों में भाजपा के अंदर मायूसी है। पहले चरण में तो 102 का चुनाव हुआ, जिसमें 70 से ज्यादा सीटें हार रहे हो इंडिया ब्लॉक को मिल रही है। और दूसरे के अंदर 89 में से एक व्यक्ति एक्सपायर हो गए, 88 का हुआ।
जिसके अंदर 55 और 60 के बीच में वो सीटें हार रहे हैं, तो उनको गांधी अपनी जाती हुई नजर आ रही है। अब आपको ये खुशी की बात है, लेकिन आपको एक ताकत के साथ लड़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी ये कुछ भी कर सकती है। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो, अगर इनके पास चला जाता है तो दूध का धुला हो जाता है। ये इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वो कोई भी आदमी कुछ भी करके आ जाए। किसानों के टाइम पे 4 किसानों की हत्या एक व्यक्ति ने की, उसका पिता मंत्री था, तो उन्होंने आज तक उसका कुछ नहीं किया। कितने ही दूसरे लोगों को राजनीति में ईडी और सीबीआई की बात कह करके अपने पक्ष में ले लेते हैं। तो ये बात आपको सोचनी है कि इनके चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। अब मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं। एक तो प्रजातंत्र में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं, और अब जनता की अदालत और भाजपा के बीच का ये चुनाव है। और जब जनता ये फैसला कर लेती है कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है, तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, ये बात तय हो चुकी है। दूसरा ये है कि जनता को अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ता है। जैसे आज हम आए, हमें खुशी है इस बात की, हमारे भाइयों ने इतना सहयोग दिया कि 14 घंटे से लगातार उसी उत्साह के साथ में आज भी अपना प्रदर्शन करते रहे। इसका ये विचार यहाँ नहीं, दिल्ली और चंडीगढ़ तक जाएगा कि अब जनता बदल चुकी है, तो भाई दिखाओगे कैसे? ये बच्चे का बुखार नापने का थर्मामीटर नहीं है जो आप उसकी जबान के नीचे लगाएंगे और पता लगा लेंगे कि टेम्परेचर क्या है। पब्लिक में अगर आक्रोश को नापना है, नाराजगी को नापना है, भावना बदली हुई को नापना है, तो एक ही पैमाना है, और वो पैमाना है जनसभा, जन चेतना। और भाई आने वाली 3 तारीख को आप नामांकन भरने जा रहे हैं नारनौल के अंदर। तो भाई जितने भाई यहाँ बैठे हैं, तो इनसे निवेदन है कि वो सारे के सारे भाई उस दिन पूरी ताकत के साथ में नारनौल पहुंचे। जो गोविंदर सिंह होलार उदयवान जी तो होंगे ही होंगे, और भी नेता उसमें आएंगे। तो आप सब लोगों की ताकत को देख के उनको भी ये हौसला होगा और हमको भी ये हौसला होगा कि वाकई में बदलाव की तरफ हम चल दिए। तो सारे भाइयों को 3 तारीख को 10 बजे नारनौल में पहुंचना है, ठीक है। अब रही बात ये कि आदमी, हम यहाँ से काम जैसे वेंदु बता रही थी, लेकिन मेरे ऊपर तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, इसी मन से कह रहा हूँ कि मुझे जो कुछ दिया इस महेंद्र ने दिया। एक साधारण परिवार से चल गया है वह व्यक्ति, आपने भारतीय संविधान के तहत हरियाणा विधानसभा में 4 बार चुन करके भेजा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और मैं अपने जीवन में सदा ऋणी रहूंगा, इसका कभी ऋण उतार नहीं पाऊंगा महेंद्रगढ़ का। आज फिर एक और मौका दिया है भारतीय संसद में जाने का। यहाँ प्रदेश के अंदर जितनी बात थी आपके हितों अधिकार की, वो उठाते रहते थे, उनके लिए लड़ते रहते थे। मैं आज विश्वास देता हूँ जिस दिन संसद में भेज देंगे तो इस महेंद्र की बदली हुई तस्वीर नजर आएगी, तो मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि झूठी बातें करने का फायदा नहीं है। अब हम सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी जो 148 भी आया है, ये 9 बार की विधानसभा में से 8 बार लड़कर के तय करवाया। और भाई एक बात और कहता हूँ, इस सत्ता में न होते हुए 1 करोड़ आपको और ऐसा है जो केंद्रीय सरकार भी नहीं रोक पाएगी। वो जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ महेंद्रगढ़ रहता है, दूसरा कोई नहीं रहता। क्योंकि मेरी जो कुछ ताकत है महेंद्रगढ़ है। तो भाई मेरे महेंद्रगढ़ के भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई मुझसे कहीं चूक हुई हो, भूल हुई हो, या परिवार के किसी सदस्य से भूल हुई हो, या मेरे किसी नजदीकी साथी या कार्यकर्ता से भूल हुई हो, तो उसको तो आप भुला देना। और ये सोचना बड़ा चित्र है, विधानसभा इस पार्लियामेंट के नीचे आती है। महेंद्रगढ़ के साथ में लोगों को ये विचार है कि महेंद्रगढ़ के अलावा नेताजी आप दूसरी जगह जाओ, बात सत्य भी है कि दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे दिल में एक विश्वास है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई बताओ महेंद्रगढ़ से कितनी लीड देंगे, तो मैंने कहा मैं नहीं बता सकता, ये लीड मेरे भाई बताएंगे। मैं आज ये अपेक्षा करता हूं कि सबसे बड़ी जीत अगर कोई होगी तो महेंद्रगढ़ से होगी, या आपको ये आपको सोचना है। ये जीत आपकी है, ये चुनाव आपका है। हर व्यक्ति अपने आप को दान सिंह समझे, और जहां रिश्तेदारी है, जानकारी है, दोस्ती है, मित्रता है, वहां जाके कहे ये चुनाव मैं लड़ रहा हूं और मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूं।
तब जाकर के मैं समझता हूं कि आप और हम इसके अंदर कामयाब हो पाएंगे। और भाई मुझे पूरा विश्वास है, जो माहौल में आज प्रदेश और देश में देख रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन जबरदस्त है। आपको हैरानी होगी 4 तारीख को परिणाम देख के, केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन होगा और प्रदेश के अंदर भी सत्ता परिवर्तन होगा। लोग उठ चुके हैं, भर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय झूठ के कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े नेता ऐसी झूठ बोलते थे जो आज आम आदमी नहीं सोचता। उससे एक गलत परिपाटी जारी होती है कि हम कोई झूठ बोल देते, बोले क्या हो गया तू क्या वो फलाना बोलने लग रहा है। तो ये पैमाना बना दिया जाता है। एक समय था जब नैतिकता के आधार पर राजनीति की जाती थी, आज सिर्फ राजनीतिक मकसद के आधार पर राजनीति की जाती है। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि मेहंदीगढ़ के भाई एक बात को समझते हैं और हमेशा सच्ची बात के साथ में अपना निर्णय लेते हैं, जिसका मैं सीधा उदाहरण मैंने अपने दिल की गहराई से बताया कि आपने एक बार हराया था तो भी जीतते हुए से 7,000 वोट फालतू देके हराया था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस चुनाव को आपका चुनाव समझें, हर व्यक्ति दानसिंह बन के लड़े तो हम राहुल जी के जाकर के ताकत बढ़ के एक कड़ी और जोड़ देंगे। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उदयभान जी ने जो विश्वास करके आपके ऊपर दिया है, क्योंकि दूर से यह बात आ रही थी कि अगर मेहंदीगढ़ को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो ये चीज ये संसदीय सीट निश्चित तौर पे जीती जा सकती है। इसलिए आपको ये उन्होंने आज एक मौका दिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है मेहंदीगढ़ के भाई कभी नहीं चूकते। ये भी एक मौका है जिसमें आपको चूकना नहीं है, अपनी ताकत को दिखाना है और उस ताकत के आधार पर चुनाव जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाना है। मुझे इन शब्दों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे मैं माफी चाहूंगा और ये कहूंगा कि अगर मेरे से कहीं नहीं पहुंचा जाता तो अक्षत यहाँ है वो चला जाएगा और सारे कार्यकर्ता अपने आप को अक्षत और दानसिंह बन के काम करेंगे। इन शब्दों के साथ आपने जो मान सम्मान की पगड़ी दी है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और भाई आपसे अपेक्षा करता हूँ कि मेहनत कार्यक्रम ऐसा बनाएंगे जो हरियाणा के अंदर 2000 में आपने बनाया था, जब हाईएस्ट वोट से जिताया था। फिर एक बार आप ऐसे है वही रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर हाईएस्ट वोट से जिताने का आप रिकॉर्ड बनाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। जिंदाबाद। आप सभी का